जी, मेरा नाम रिया डाबी है और मैंने 15th रैंक हासिल की है यूपीएससी एग्ज़ाम 2020 में, जिसके रिज़ल्ट्स अभी रिसेंटली आए हैं। और आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे हूँ और मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताने आई हूँ कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज़ यूपीएससी एग्ज़ाम में हमें कैसे प्रिपेयर करना है, इन चीज़ों के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या आप स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे आप भी अच्छा परफॉर्म करिए। मेरा बर्थ प्लेस भोपाल है, मध्य प्रदेश में, लेकिन मैंने अपनी पूरी लाइफ दिल्ली में ही बिताई है और मैं करेंटली दिल्ली में ही सेटल्ड हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी न्यू दिल्ली से ही की है। उसके बाद मैंने अपना बीए इन पॉलिटिकल साइंस किया था लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था और उसके बाद मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड एग्ज़ाम 2020 में दी एंड 2021 में अभी रिज़ल्ट्स आए हैं। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं प्रीलिम्स के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि वो फर्स्ट फेज़ होता है इस एग्ज़ाम का। सो प्रीलिम्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं तो पैटर्न काफ़ी डायनामिक होता है। कभी करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कभी स्टैटिक से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं यही एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि आप दोनों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखिए। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ पे ही फोकस रखना चाहिए। सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, सारी जो बुक्स हैं, आप उन्हें सेग्रीगेटेड रखिए, अपने नोट्स बनाइए, जिससे आपको बाद में रिवीजन में काफ़ी आसानी होगी। वेलकम टू लुकमान IAS. Study general studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge, thorough understanding and a good perspective, which are essential ingredients of UPSC for getting top rank in civil services examination. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. So, Lukman IAS becomes the obvious choice. The renowned faculties are Lakshmi Kant for Geography, Ecology and Environment, Professor Mustafa Hussain for Art and Culture, Dr. Jia for History, and Abhijit Jha for Society. It is the pre-cum-means batch with integrated guidance program, which consists of prelims, means and interview. The course features live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, contact us today for more information. साथ में प्रीलिम्स में मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जितने मॉक पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको करने चाहिए, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए और आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। मेरी प्रिपरेशन जर्नी में मैंने आई थिंक मोर देन 80 मॉक पेपर्स तो प्रीलिम्स के लिए सॉल्व किए ही थे, क्योंकि मुझे लगता है प्रीलिम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट होते जा रहा है ओवर द ईयर्स। तो मैं यही आपको सजेशन दूंगी कि आप मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करिए और साथ में जब आप मॉक पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं रियल एग्ज़ाम में। जैसे मैंने अपने परफॉर्मेंस को देखते हुए मैंने ये सोचा था कि अराउंड 65 to 70 क्वेश्चंस तो मुझे अटेम्प्ट करने ही चाहिए, जिससे एक मिनिमम रेंज ऑफ मार्क्स मुझे मिल पाए, जिससे प्रीलिम्स क्लियर हो सके, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती है जैसे सबको पता है। और साथ में मैं ये बोलूँगी कि प्रीलिम्स में CSAT को प्लीज़ इग्नोर मत करिए, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं कि CSAT हो जाएगा और सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगी जो आर्ट स्ट्रीम से हैं, ह्यूमैनिटीज़ से हैं, क्योंकि 10th के बाद मैथ्स का टच छूट जाता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ था। तो आप जितना CSAT की भी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। नेक्स्ट मैं मेंस की बात करना चाहूँगी, जो नेक्स्ट स्टेप होता है यूपीएससी एग्जामिनेशन का। तो जैसे ही सबको पता है GS होता है, उसके 4 पेपर्स होते हैं मेंस में। तो अगर हम सोर्सेज की बात करें कि इसमें कौन से सोर्सेज पढ़ने चाहिए,
तो मैं ये बोलूँगी, जैसे GS1 में आपको पता है हिस्ट्री होती है, वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी एंड सोशल इश्यूज़। तो सबसे पहले तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जो हमारी 11th और 12th की जो NCERTs होती हैं, आप उनको काफ़ी अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, क्योंकि उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो आपका फाउंडेशन बिल्ड करती है। तो NCERTs बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो मैंने नितिन सिंघानिया की बुक रेफ़र करी थी, क्योंकि मुझे लगता है उसमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो मैंने 11th और 12th की NCERT ही रेफ़र करी थी, और साथ में टाटा मैग्रॉ हिल की एक बुक आती है, उन बुक्स ने भी मुझे हेल्प किया था। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री की भी जो NCERT आती है क्लास 12 की, मुझे लगा वो NCERT ही सफिशिएंट रहेगी। अगर हम सोशल इश्यूज़ की बात करें तो सोशल इश्यूज़ के लिए मैंने सोशियोलॉजी की NCERT बुक पढ़ी थी क्लास 11th की, और साथ में जो करंट अफेयर्स में हमारे जो सोशल इश्यूज़ आते हैं डेली, और जो करंट अफेयर्स मैगजीन्स भी होती है उसमें भी ये कवर्ड होता है, तो मैंने उसी के नोट्स बनाए थे बेसिक कंसेप्ट्स के लिए। अगर हम GS2 की बात करें, जहाँ पे गवर्नेंस, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए मेनली मैंने लक्ष्मीकांत की बुक रेफ़र करी थी, और साथ में मेरे जो अपने नोट्स थे जो मुझे कोचिंग से मिले थे, तो मैंने उसको रेफ़र करा था। एंड मैंने साथ में काफ़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी की थी, जैसे जो मेनली जो लीगल और जुडिशियल क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर को भी काफ़ी रेफ़र किया था। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस तो मुझे लगता है काफ़ी करंट अफेयर्स बेस्ड ही रहता है, क्योंकि जो न्यूज़ में चल रहा होता है वो पूछ लिया जाता है। और सिंस मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ही था, तो मुझे अपने ऑप्शनल से भी काफ़ी हेल्प मिली थी GS के पेपर में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। तो उसके लिए मैं यही बोलूँगी, काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लेकिन न्यूज़पेपर ही रहेगा। अगर हम GS3 की बात करें, जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है, इनका सिलेबस थोड़ा वास्ट हो जाता है, ओपन एंडेड हो जाता है, और काफ़ी कैंडिडेट्स ये पूछते हैं कि इसकी बहुत सारी बुक्स हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इनके लिए आपको मैक्सिमम 1 या 2 बुक्स ही रेफ़र करनी चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बुक्स रेफ़र करेंगे आप खुद कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सिमिलरली मैंने जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए टाटा मैग्रॉ हिल रेफ़र करी थी, और जो नोट्स क्लास में मिले थे कोचिंग की क्लास में। इन्वायरमेंट के लिए जो शंकर IAS की एक बुक आती है जो काफ़ी कैंडिडेट्स रेफ़र करते हैं, मैंने भी वही किया था। इंटरनल सिक्योरिटी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी मैंने सिर्फ क्लास नोट से ही पढ़ाई करी थी, और जो करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आती हैं जैसे वाजीराम हो या विजन IAS हो, तो इन मैगज़ीन्स को भी आप साथ में रेफ़र कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन में रख के उनके आप खुद अपने नोट्स बना सकते हैं। GS4 की अगर हम बात करें, जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, जो एथिक्स है, काफ़ी कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एथिक्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए हो, या थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, या फिलोसफिकल हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि एथिक्स के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रेफ़र करिए, आपको एक आइडिया मिलेगा क्या पूछा जाता है। सिलेबस देखिए एथिक्स का, और उसके अकॉर्डिंग हर टॉपिक के लिए अपने नोट्स बनाइए। जब आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें आपको एग्जाम्पल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, कोई इंसिडेंट्स हुए हैं, या यदि वो इंडिया में हो या वर्ल्ड में हुए हो। साथ में आपको कोटेशंस भी आप यूज़ कर सकते हैं एथिक्स में। और केस स्टडीज़ की अगर हम बात करें, केस स्टडीज सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि आप बुक्स रेफ़र कर सकते हैं, जैसे एक अरिहंत और एक्सेस पब्लिशिंग की बुक आती है, तो उसमें उन्होंने भी केस स्टडीज सॉल्व करी हुई हैं, जिससे आपको आइडिया मिलता है कि आपको अपना स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है आंसर में। सबसे इम्पॉर्टेंट लेकिन यही है कि आप प्रैक्टिस करें आंसर्स खुद लिखना। सो ये थे सोर्सेज जो मैंने खुद रेफ़र करे थे GS पेपर्स के लिए। GS और मेंस के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट यही है आप सिलेबस कवर करें, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए आप खुद प्रैक्टिस करें घर पे। आप जितने आंसर्स लिखेंगे आपको उतना समझ आएगा कि कौन से पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं।
अगर पॉसिबल हो पाए आप कोई मॉक पेपर्स भी दे सकते हैं, जो काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं जहाँ आपके पेपर्स भी चेक करते हैं, तो उससे भी आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप अपनी फैमिली में या किसी फ्रेंड से भी वो चेक करवा सकते हैं। आंसर राइटिंग में मुझे लगता है कि आपको पहले एक अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप शुरू में इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, फिर जो क्वेश्चन है चाहे जो भी उसमें कुछ हिस्ट्री लिखनी हो, कुछ पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स लिखने हो, आप वो लिख रहे हैं। लास्ट में आप एक कंक्लूजन लिखते हैं। आंसर राइटिंग में अगर आपको वैल्यू एडिशन करनी है तो मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे यही बताया है कि वैल्यू एडिशन के लिए आप हमेशा इंट्रोडक्शन में या बॉडी ऑफ द आंसर में फैक्ट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो इन्वायरमेंट का आंसर हो या जोग्राफी का आंसर हो, आप बता सकते हैं कि इंडिया के पास 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है, लेकिन ओनली 4% ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। आप इकोनॉमिक्स में ये बोल सकते हैं कि IMF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है अगर विमेन फुल्ली पार्टिसिपेट करें हमारी इकोनॉमी में तो GDP 27% से इंक्रीज हो सकती है। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स मैंने भी अपने आंसर्स में यूज़ करे हैं, जो मुझे लगता है उससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। साथ में मुझे लगता है जो रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ने रिलीज़ करी हो या कोई इंटरनेशनल बॉडीज़ हो, जैसे वर्ल्ड बैंक हो, UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी